क्या किसी देश का संविधान मतलब क्या वो एकदम शून्य से बनाया जाता है या फिर वो एक शानदार रेसिपी की तरह होता है जिसमें दुनिया भर से सबसे अच्छी, सबसे परखी हुई सामग्री उधार ली जाती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम भारतीय संविधान की इसी आकर्षक कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि संविधान के अलग-अलग हिस्से दुनिया के किन-किन कोनों से लिए गए हैं। जी। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं है कि क्या कहाँ से आया, बल्कि ये समझना है कि संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए एक खास नजरिए के तहत इन चीजों को क्यों चुना। बिल्कुल सही कहा। ये एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने जैसा है। आप हर पोजीशन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुनते हैं ना। हाँ, संविधान निर्माताओं ने भी ठीक यही किया। उन्होंने शासन, अधिकार और न्याय के अलग अलग मॉडल्स को परखा और जो भारत की मिट्टी और माहौल के लिए सबसे सही लगा उसे अपनाया। तो इस रेसिपी की सबसे मुख्य सामग्री से शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, वो तो बुनियाद है। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि संविधान का ढांचा या कह सकते हैं कि कंकाल ही है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की बनावट, लोक सेवा आयोग, जी, ये सब कुछ। ये सब वहीं से आया। और इससे सबसे बड़ा स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उस समय का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा था। सब इससे परिचित थे। अच्छा, तो ये एक तरह से क्रांति की जगह विकास था। संविधान निर्माताओं ने उस नींव पर ही आगे निर्माण किया जो पहले से मौजूद थी। इससे एक निरंतरता बनी रही। और इसी नींव पर ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की इमारत खड़ी की गई। बिल्कुल। कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये सब सीधे ब्रिटेन से। एक मिनट, ये जो कानून का शासन है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून से बड़ा नहीं है। और सरकार भी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। उसे भी स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा। ये किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है ना? सही। तो सरकार का ढांचा तो ब्रिटेन से मिल गया, लेकिन एक लोकतंत्र की जो आत्मा होती है, मतलब नागरिकों के अधिकार, वो कहाँ से आए? इस खोज में निर्माता अटलांटिक के पार अमेरिका पहुंचे। जी। स्रोत बताते हैं कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्तिशाली बात है, वो वहीं से आई। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। शासन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया क्योंकि हम उसके आदी थे, लेकिन अधिकारों और सरकार पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल उसके लिए अमेरिकी मॉडल पर भरोसा किया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति वो न्यायपालिका को ये अधिकार देती है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो उसे रद्द कर सकती है। हाँ, उसे रद्द कर सकती है। ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वाह! तो मतलब सरकार का ढांचा ब्रिटेन से, लेकिन अधिकार अमेरिका से। ये तो वाकई एक दिलचस्प खिचड़ी बनाने जैसा है, जहां हर मसाला अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ रहा है। कह सकते हैं। और स्रोतों में ये भी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और जजों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई। जी, यानी सिर्फ अधिकार दिए नहीं, उन्हें सुरक्षित रखने के तरीके भी वहीं से सीखे। ये शक्तियों के संतुलन का क्लासिक उदाहरण है। निर्माताओं ने ये पक्का किया कि कोई भी एक संस्था, चाहे वो संसद हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने सरकार चलाने और नागरिकों के अधिकारों की बात की, लेकिन संविधान का एक और बड़ा मकसद था, सामाजिक और आर्थिक न्याय। हाँ, एक बेहतर समाज बनाना। इस सोच के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? स्रोत हमें आयरलैंड की ओर ले जाते हैं, जहां से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश या कह ले कि मॉरल कंपास की तरह है। अच्छा, ये एक तरह से संविधान का घोषणा पत्र है जो बताते हैं कि देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय के किन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसे सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी टू डू लिस्ट जिसे आप कानूनी तौर पर चेक नहीं कर सकते, लेकिन हर 5 साल में चुनाव के समय जनता अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर देती है। नहीं, बिल्कुल सही। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो शायद कुछ लोगों को हैरान करे, उस समय का सोवियत संघ, यूएसएसआर। वहां से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं, और हाँ, पंचवर्षीय योजनाएं भी। इसे उस समय के वैश्विक माहौल में देखना होगा। आजादी के बाद भारत पर समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। सही। और एक नियोजित अर्थव्यवस्था के जरिए तेजी से विकास करने पर जोर था।
उस समय योजना आधारित अर्थव्यवस्था का सोवियत मॉडल दुनिया में बहुत प्रभावशाली माना जाता था। अब इस विशाल और विविधता भरे देश को एक साथ कैसे रखा जाए, इस पर आते हैं। जी, यानी संघीय ढांचा। जी, फेडरल स्ट्रक्चर। स्रोत बताते हैं कि एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का विचार कनाडा से लिया गया। लेकिन एक मजबूत केंद्र होने से राज्यों की शक्ति कम नहीं हो जाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर संविधान सभा में लंबी बहस हुई। अंत में कनाडा का मॉडल इसलिए चुना गया क्योंकि भारत उस समय विभाजन के घावों से गुजर रहा था और देश को एक साथ रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अच्छा। निर्माताओं को लगा कि अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। इसीलिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी वे विषय जो किसी सूची में नहीं है, हाँ, वो केंद्र को दी गई और केंद्र को ही राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया। तो ये सुरक्षा और एकता को प्राथमिकता देने वाला फैसला था। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये समवर्ती सूची का आइडिया क्या है? ये संवाद को लचीला बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, ये ऐसे विषय हैं जिन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन पर दोनों कानून बना सकते हैं? हाँ, दोनों। और जहां तक टकराव की बात है तो संविधान में उसका समाधान भी है। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया ताकि विधेयकों पर अगर कोई गतिरोध हो तो उसे सुलझाया जा सके। अब कुछ विशेष प्रावधानों पर नजर डालते हैं। हाँ। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गईं। जी। खासकर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये तो एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। बहुत ज्यादा। और ये हमेशा सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या संविधान निर्माताओं को इस बात का डर नहीं था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है? डर तो निश्चित रूप से था। ये संविधान सभा की सबसे विवादित बहसों में से एक थी। लेकिन फिर वही बात आती है, उस समय देश के सामने असाधारण चुनौतियां थी। निर्माताओं को लगा कि देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार के पास ये असाधारण शक्ति होनी जरूरी है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? स्रोत बताते हैं कि वहां से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी नियम किताब हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। सही बात है। और यहाँ भी भारतीय निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया को न तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान बनाया और ना ही अमेरिका की तरह बहुत मुश्किल। मतलब एक संतुलन बनाया। हाँ, स्थिरता और लचीलेपन का एक अद्भुत संतुलन, ताकि संविधान समय के साथ विकसित हो सके लेकिन अपने मूल चरित्र को ना खोए। और अंत में कुछ और देश, फ्रांस से, जाहिर है गणतंत्र की अवधारणा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। जी, जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और जापान से एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण चीज ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सरल अर्थ है कि कोई भी कानून तब तक वैध है जब तक उसे बनाने में संसद में सही प्रक्रिया का पालन किया हो। अच्छा। ये अमेरिकी अवधारणा कानून की उचित प्रक्रिया से थोड़ा अलग है, जहां अदालत ये भी देखती है कि क्या कानून अपने आप में निष्पक्ष है या नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? जैसा हमने शुरू में कहा था, भारतीय संविधान कोई नकल किया हुआ दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत सावधानी से तैयार किया गया मिश्रण है जिसमें दुनिया भर के परखे हुए विचारों को भारत की उनीक जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। यह व्यावहारिकता और आप कह सकते हैं चयनात्मक सीखने के दर्शन को दर्शाता है। संविधान निर्माताओं ने किसी एक विचारधारा या देश के मॉडल से बंधने के बजाय हर जगह से अच्छे विचारों को लेने में कोई संकोच नहीं किया। सही। जाते जाते एक विचार, स्रोतों ने हमें ये तो बता दिया कि कौन सा विचार कहाँ से आया, लेकिन असली कहानी तो इस बात में है कि इन विचारों को भारतीय संदर्भ में कैसे अपनाया गया। मतलब पिछले 75 से ज्यादा सालों में न्यायिक व्याख्याओं, संशोधनों और राजनीतिक बहसों ने इन उधार लिए गए सिद्धांतों को एक अनूठा भारतीय रूप दे दिया है। बिल्कुल। और एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, अगर आज मान लीजिए 2025 में भारत का संविधान फिर से बनाया जा रहा होता, तो संविधान निर्माता किन देशों से और कौन से नए विचार उधार ले सकते थे? दिलचस्प सवाल है। क्या डेटा गोपनीयता के अधिकार के लिए यूरोप के GDPR कानून से कुछ लिया जाता, या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोस्टारिका या न्यूजीलैंड के पर्यावरण केंद्रित संवैधानिक मॉडलों से? आज के दौर के कौन से आधुनिक विचार इसमें अपनी जगह बना सकते हैं?